हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11th फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। तो पहले कुछ सलाह देंगे आप लोगों को कि 11th है, इस बार बोर्ड नहीं है और इस बार क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। तो आप लोग क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। तो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब लेवल वो नहीं रहा है क्लास 10th वाला। लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जितना क्लास 10th में पढ़ते थे उतना तो यहाँ सिर्फ बेसिक के रूप में उपयोग होना है, ठीक है। अब ये भी नहीं सोचेंगे क्लास 10th में अगर बेसिक कमज़ोर है तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है। शुरुआत में हम लोग जीरो से स्टार्ट किया करेंगे कोई भी चैप्टर और उसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। लेवल की कोई कमी नहीं रहेगी। ये नहीं कहेंगे कि IIT फाउंडेशन वगैरह पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। लेवल इतना ज़्यादा रहेगा कि आप लोगों को अगर आगे किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करेंगे और बिना टाइम गवाए हुए ये भी नहीं सोचना है फर्स्ट ईयर है, रेस्ट ईयर है। रेस्ट वैसे भी कोरोना ने 2-3 साल दे दिया है, 2 साल, तो अब रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आ गए हैं तो अब साथ में लग के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का भौतिक जगत। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भौतिक जगत जो ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये आप लोगों का एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ करके आप में को फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो जानते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फिजिकल वर्ल्ड यानी हमारा भौतिकी का संसार। भौतिकी का संसार कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है, इस संसार में क्या क्या है, अगर हम लोग ये जान जाएंगे तब हम लोगों को फिजिक्स को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है ये पता चल जाए तो फिर उस चीज़ को पढ़ने में क्या आएगा, आनंद आएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लोगों को सबसे पहले जानना है वो होता है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। क्योंकि जो फिजिक्स है वो हमारे विज्ञान की ही एक ब्रांच है। फिजिक्स की 3 ब्रांचें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसमें से एक हम लोगों का फिजिक्स भी है। और एक बात और आप लोगों को बता दें कि जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इनके जनक हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री के भी जनक होते हैं यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, और बायोलॉजी के भी फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान के कोई भी फादर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा विस्तृत है, इस सब सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको वेक्टर भी मिलेगा, सदिश यानी कि मैथ भी मिलेगी, इंटीग्रेशन भी आपको लगाना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन भी लगाना पड़ेगा, लिमिट भी लगानी पड़ेगी, बायोलॉजी भी आपकी इसमें आ जाएगी, आपकी केमिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी। यानी ये सारे सब्जेक्टों का एक कॉम्बिनेशन है, क्या, भौतिकी। तो यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन है तो अब इसके कोई फादर नहीं है कि किसने इसका जन्म दिया है। केमिस्ट्री का किसने जन्म दिया, मैथ का किसने जन्म दिया, बायोलॉजी का किसने जन्म दिया, उन्हीं सब सब्जेक्टों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो विज्ञान हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है अपनी छोटी क्लासों में कि सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जो हमारा विज्ञान है वो इंग्लिश के शब्द साइंस से बना है। इंग्लिश के शब्द साइंस से बना है, और साइंस हम लोगों का बना है सिंटिया शब्द से। किससे, सिंटिया। ये सिंटिया किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया। साइंस जो शब्द है वो सिंटिया से बना है, और सिंटिया लैटिन भाषा का शब्द है। और सिंटिया का अर्थ हिंदी में होता है जानना। क्या होता है, जानना। अब आप लोगों ने विज्ञान की परिभाषा तो जानते हैं कि सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से मिलकर हमारा विज्ञान बना है। तो सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए भौतिकी। जो भौतिकी शब्द आया है वो इंग्लिश के शब्द से आया है फिजिक्स से। किससे, फिजिक्स से। और फिजिक्स हमारे ग्रीक भाषा शब्द फ्यूसिस से आया है। किससे आया है, फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, इससे हमारा फिजिक्स आया है। और फ्यूसिस का हिंदी में अर्थ होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति, नेचर का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, जो कुछ भी हमारे आसपास हमारे मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है,
यानी जो नेचुरल है वही नेचर है। आकाश का गरजना, नदियों का बहना, पहाड़ों का होना, ये सब क्या है? नेचर है। इंसान भी एक नेचर के द्वारा ही बना है। इंसान ने अपने आप को खुद नहीं बनाया है। हम लोगों ने रोबोट जरूर बना दिए लेकिन इंसान नहीं बना पाए। तो ये क्या है? नेचर है। तो प्रकृति भौतिकी का अर्थ होता है और विज्ञान जानना होता है। तो अगर हम लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा देना चाहें तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि प्रकृति को जानना, भौतिक से प्रकृति और जानना विज्ञान से जानना, यानी प्रकृति को जानना ही भौतिक विज्ञान है। हमने इसको परिभाषित कर दिया। लेकिन एनसीईआरटी में आपकी एक लाइन लिखी है कि इस विषय को परिभाषित करना ना तो संभव है और ना ही हमको आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आवश्यक तो पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, उसकी परिभाषा के बारे में इतना ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा चिंतन करेंगे तो एक शुद्ध परिभाषा नहीं आ सकती। तो हमने परिभाषा क्या दी? प्रकृति को जानना ही भौतिक विज्ञान है। ठीक है। प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति के जो मूलभूत नियम हैं, इनका व्याख्या करना और इनका वर्णन करना, इनका अध्ययन करना ही क्या है? हमारे फिजिक्स का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग परिभाषा जिस प्रकार से देना चाहें दे दें, बस उसमें प्रकृति आनी चाहिए। प्रकृति के मूलभूत नियम तथा उसकी घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। प्रकृति को जानना ही भौतिक विज्ञान है। इस हिसाब से आप लोग परिभाषा दे लेंगे और परिभाषा में इतना ज़्यादा हम लोगों को उलझना नहीं है। ठीक है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप लोग स्टार्टिंग में लिख लेंगे, क्या है? कि प्रकृति को जानना ही भौतिक विज्ञान है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र पर, कि भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या होता है। कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या होता है? जहां हम कार्य कर रहे होते हैं वह हमारा क्या होता है? वर्क प्लेस होता है। स्टूडेंट का कार्य क्षेत्र क्या होता है? स्टूडेंट का कार्य क्षेत्र होता है स्कूल, कोचिंग। अब हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही मान लीजिए, किताबें होती हैं, यानी कि जहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करता है वह स्थान जहाँ पे वो कार्य करता है वह उसका कार्य क्षेत्र हो जाता है। किसान का कार्य क्षेत्र क्या होता है? उसके खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। ठीक है। एक किसान का कार्य क्षेत्र होता है। अब भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है? मान लो कि भौतिकी, इमेजिनेशन करो, भौतिकी एक इंसान के रूप में, एक आदमी है। फिजिक्स क्या है? एक आदमी है। वो कहाँ कहाँ कार्य कर सकता है, इसके बारे में जानना है। तो हम लोगों ने सीधे सीधे तरीके से इसको दो भागों में बांटा है। भौतिकी को दो भागों में बांटा है। एक है स्थूल कार्य क्षेत्र, स्थूल कार्य क्षेत्र, और दूसरा है सूक्ष्म कार्य क्षेत्र। क्या है? सूक्ष्म कार्य क्षेत्र। स्थूल बोलें तो क्या होता है? स्थूल मतलब होता है मोटा, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, जिसे हम नग्न आंखों से ना देख सकें। देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप लगा करके, लेकिन नग्न आंखों से जिसे हम आसानी से ना देख सकें, आसानी से ना देख सकें, उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म कार्य क्षेत्र। और स्थूल कार्य क्षेत्र यानी स्थूल मतलब होता है मोटा, जिसको हम देख सकें, और मोटा मतलब बहुत मोटा भी हो जाता है। हम लोग फिजिक्स में एक शब्द सुने होंगे, एस्ट्रोनॉमी, यानी ग्रहों के बारे में अध्ययन करना और उपग्रहों के बारे में अध्ययन करना, हमारे जो है सौरमंडल के बारे में अध्ययन करना। ये सब किस में आता है? स्थूल में आता है। स्थूल में ही हम लोग गति का अध्ययन करते हैं, चाल का अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं? स्थूल में करते हैं, जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं मोटे तौर पे। एक होता है हमारा सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, परमाणुओं का अध्ययन करना, नाभिकों का अध्ययन करना। तो आप लोग कहेंगे ये तो केमिस्ट्री में करते हैं, और हमने क्या कहा कि जो भौतिक विज्ञान है वो हमारा कॉम्बिनेशन है। अभी तक आप लोग रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल वगैरह पढ़ते थे वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तो 11th में भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे तो आपको रदरफोर्ड, थॉमसन, ये सब चीज़ें फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगी। एक अलग से चैप्टर है वहाँ पर एटम। ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे? ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म कार्य क्षेत्र क्या होता है? जिसमें हम लोग बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यहीं पे हम लोग, लाइट होती है, लाइट के क्वांटा के रूप में चलता है, अभी तक पढ़ते थे सीधी रेखा में चलता है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? सूक्ष्म में आ जाएंगी, जिसको हम नग्न आँखों से ना देख पाएँ। और स्थूल में क्या आ जाएगा? जिसको नग्न आँखों से देख पाएँ।
तो अब पहले हम लोग स्थूल कार्य क्षेत्र में जितनी भी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। स्थूल कार्य क्षेत्र को लिख लेते हैं, रफ इनको लिख लेना, रफ करके पहली हेडिंग डालो स्थूल कार्य क्षेत्र। क्या डालना है? स्थूल। तो स्थूल क्या होता है? स्थूल में आप लोग लिख लेंगे खगोलीय, मोटे तौर पे हम लोग लिख लेंगे यथार्थ, जो हम लोगों को दिख सकता है, यथार्थ खगोलीय घटनाओं आदि का वर्णन हम लोग स्थूल में करते हैं। तो स्थूल की मुख्य 4 ब्रांचेज होती हैं। स्थूल की मुख्य कितनी ब्रांचेज होती हैं? 4 ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली ब्रांच हम लोगों की होती है यांत्रिकी। क्या होती है? यांत्रिकी। दूसरी हम लोगों की होती है प्रकाशिकी। तीसरी हम लोगों की होती है ऊष्मागतिकी। और चौथे नंबर की हम लोगों की होती है विद्युत गतिकी। यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। प्रकाशिकी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऊष्मागतिकी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और विद्युत गतिकी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी में ही हम लोगों ने इंजन बनाए, ठीक है, यांत्रिकी से ही हम लोगों ने जनरेटर बनाए, उपग्रहों को जो है हम लोगों ने अंतरिक्ष में छोड़ा। यांत्रिकी यानी कि गति का अध्ययन हम लोगों को इसमें करना है। गति का अध्ययन, गति कैसे होगी? कोई वस्तु रखी है, एकदम अपनी एक स्थिति में रखी है, हम लोग उसमें बल लगाएंगे तब वो गति करेगी। गति से बल का भी संबंध है, तो हम लोग इसी यांत्रिकी में बल का भी अध्ययन करेंगे। अब कितने न्यूटन का बल लगेगा, कितनी गति से वो चलेगा, चाल वगैरह का हम लोग भी इसमें अध्ययन करेंगे। उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा, यानी मापन, भौतिक राशियां तथा इसका मापन भी हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी की परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख लेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति, बल, मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे, हमारी यांत्रिकी कहलाएगी। और प्रकाशिकी क्या हो जाएगी? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी समझ में आ रहा है? प्रकाश शब्द से बना है, यानी लाइट से बना है। तो इसमें हम लोगों को लाइट यानी प्रकाश के गुणों, प्रकृति तथा इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे दर्पण हो गए, लेंस हो गए, और हमारे सूक्ष्मदर्शी हो गए, दूरदर्शी हो गए, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे? प्रकाशिकी में करेंगे। तो प्रकाशिकी की सिंपल सी परिभाषा दो, प्रकाश के गुणों एवं इसकी प्रकृति का अध्ययन हम लोग करेंगे प्रकाशिकी में। ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप, ऊष्मा, समझ में आ रहा है? ऊष्मा मतलब क्या होता है? हीट होती है, और जहाँ हीट होगी वहाँ टेम्परेचर हाई होगा। समझ में आ रहा है? अगर हीट की वैल्यू जो है जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होगा। तो ताप और हीट अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जहाँ ऊष्मा होगी, ऊष्मा एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसमें टेम्परेचर हाई होता है। तो जहाँ पे ऊष्मा होगी वहीं पे ताप होगा। तो ताप एवं ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? ऊष्मागतिकी में करेंगे। तो ऊष्मागतिकी की भी परिभाषा लिख लीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप एवं ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं, वह शाखा क्या कहलाती है? हमारी थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी कहलाती है। विद्युत गतिकी क्या होती है? विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। विद्युत तो समझ में आ रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जो बल्ब जल रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण जल रहा है। यानी कि इसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन करेंगे। आप लोग जानते हो कि ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा में हमारी विद्युत धारा बहती है तथा धनात्मक आवेश की दिशाएं विद्युत धारा बहती है।
अभी तक पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन तो हम लोग आगे डीपली करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे इतना जानिए कि आवेश ही हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का कारण है। जब आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तब आप लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, आवेश के गुण, आवेश की चाल एवं आवेश के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको कि आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तथा आवेशित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इतनी आप लोग चारों ब्रांचेस समझ गए। अब थोड़ा सा सूक्ष्म की भी कुछ ब्रांचें हम लोग देख लेते हैं, सूक्ष्म क्या होता है। सूक्ष्म कार्यक्षेत्र, सूक्ष्म कार्य क्षेत्र। सूक्ष्म कार्य क्षेत्र में हमारी मुख्यतः 3 ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स की। कौन सी? 3। तो पहले नंबर की जो हम लोगों की होती है वो होती है कणीय भौतिकी। कणीय भौतिकी, कण से मिलके बना है कणीय। तो कण का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स, कणीय भौतिकी को बोलेंगे पार्टिकल फिजिक्स। दूसरा हम लोगों का पार्ट होता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, और नाभिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरे नंबर का हम लोगों का आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को पढ़नी है। तीसरे नंबर का है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी, इंग्लिश में भी इसको क्वांटम ही बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। देखो कणीय भौतिकी, इसमें हम लोग छोटे छोटे कणों का अध्ययन करेंगे। कण कौन कौन से होते हैं? हमारे मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हैं। किसमें? क्वार्क, एंटी क्वार्क में। तो वो एक अलग वाली बात हो गई। ठीक है, बड़े लेवल पे जब जाएंगे तब आप लोग समझेंगे। इसको आप लोग क्लास 12 तक भी नहीं पढ़ना है। जब आप लोग बीएससी करेंगे फिजिक्स से तब आपको वहाँ पे क्वार्क और एंटी क्वार्क के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी क्या होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी आप लोगों को पढ़ना है। किसी परमाणु का नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे हुए होते हैं। ठीक है, वो नाभिक होता है परमाणु का। तो वहाँ पे नाभिक के बारे में अध्ययन करना है। कई बार नाभिक टूटता भी है, नाभिकीय विखंडन अपक्रियाएं होती हैं। ये सब हम लोग नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे। क्वांटम भौतिकी क्या होती है? इसमें भी लाइट के बारे में ही अध्ययन करना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में विकृति करता है। तो ये सब रूल वहाँ पे फेल हो जाएंगे। वहाँ पे एक नया रूल आएगा, वो आएगा तरंग रूल, कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जब वो रूल भी फेल हो जाएगा तब आएगा क्वांटम भौतिकी। और क्वांटम क्या होता है? तरंगों के पैकेट के रूप में। यानी कि छोटे छोटे तरंग क्या होती है? तरंग होती है इस तरह चल रही है पूरी, लेकिन तरंगों के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, इस तरह। ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं कि कई बार हम लोगों को लगता है कि ये कण हैं, एक्चुअली ये छोटे छोटी तरंगों के पैकेट के रूप में चलते हैं, जिन्हें हम लोग क्वांटा बोलते हैं। और इन क्वांटाओं का कोई भी वेट नहीं होता है। देखो कण और क्वांटा में डिफरेंस अगर समझना है तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कण अगर कोई है, छोटा सा मिट्टी का कण है, तो कण का कोई द्रव्यमान होगा, लेकिन क्वांटा में द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि क्या होती है? एनर्जी होती है। पूरा क्वांटा एनर्जी से मिलके बना होता है। ठीक है, तरंग तो हम लोग जानते हैं, पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो जो इस तरह से लहर आती है वो तरंग होती है। तो उसमें कोई अलग से हम लोगों ने कुछ डाला नहीं है, उसमें सिर्फ एक एनर्जी क्या है? प्रभावित हो रही है तरंग के रूप में। उसी तरह क्वांटा भी होता है कि तरंगों के छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश चलता है। ये हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्लास 12 में चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना जानो कि क्वांटम भौतिकी क्या होती है।
तरंगों के छोटे छोटे पैकेटों का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, क्वांटम भौतिकी है। तो सूक्ष्म के बारे में भी आप लोग समझ गए। कितनी चीज़ों के बारे में आज समझे हैं कि हमारी भौतिकी का जो कार्यक्षेत्र होता है, एक तरफ स्थूल कार्यक्षेत्र होता है, एक तरफ सूक्ष्म कार्यक्षेत्र होता है। अच्छा, एक और हम लोग चीज़ पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स में, वो है कि फिजिक्स की दो ब्रांचें होती हैं। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स यानी वर्तमान में जो हम लोग नवीन भौतिकी उसको बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल हम लोग जानते हैं ना, क्लासिकल कपड़े होते हैं कुर्ता पजामा वगैरह, मॉडर्न कपड़े होते हैं जीन्स टी शर्ट, ये सब क्या है, मॉडर्न है। यानी मॉडर्न में हम लोग पढ़ेंगे जो नए नए आविष्कार हुए हैं उसके बारे में, वो क्लासिकल जो हमारा अनंत काल से चिर समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज ये छोटा सा लेक्चर था, बेसिकता था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस समय हमारा जो है परिवार बहुत छोटा सा है और इसको आप लोगों को ही क्या करना है, बहुत बड़ा करना है। और मेहनत दोनों लोग मिलके करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।